हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें 45% से कुछ अधिक वोट पा करके बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की हैं। तो 45% से थोड़ा सा कम, यानी 43% से थोड़ा सा ज्यादा वोट पा करके आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की हैं। 2% से कम का वोट मार्जिन होने के बावजूद भी सीटों में दोनों के आधे का अंतर है। आधे से कम सीटें पाई है आम आदमी पार्टी। इनके पास 22 सीटें हैं और इनके पास 48 सीटें हैं, जबकि 6% के आसपास का वोट पाकर कांग्रेस शून्य पर है। यहां कई बातें समझने लायक हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कुल वोटों में 2 लाख से कुछ अधिक वोटों का ही अंतर है। महज 2 लाख वोट ही अलग अलग विधानसभाओं में जो बीजेपी को बढ़त दे दिए हैं, उसके चलते बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। अब यहां 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब जेडीयू अलग चुनाव लड़ने की घोषणा किया था दिल्ली में, तब तमाम भाजपा विरोधी चैनल, जो यूट्यूब चैनल के खबरी लोग हैं, उन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि एनडीए गठबंधन टूट गया। जबकि मैंने यह कहा था कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को हम टूटना तब कहेंगे जब वो बिहार में टूटेगा। वो कहीं त्रिपुरा में टूट जाए, मणिपुर में टूट जाए या दिल्ली में वो गठबंधन टूट जाए, उसका कोई मतलब नहीं। बल्कि बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में जेडीयू और भाजपा की गठबंधन का टूटना एक तरह की अवसरवादिता है, जो दिल्ली के चुनाव में दिखाई दी। दिल्ली में जेडीयू अलग चुनाव लड़ी है और भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद चौथे नंबर पर सर्वाधिक वोट पाने वाली पार्टी वही है। उसे 1% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला है। अब सवाल यह बनता है कि अगर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ती या कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती तो क्या होता। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बिहार में जेडीयू का जो समर्थक जेडीयू को वोट देता है बीजेपी के साथ, वही समर्थक दिल्ली में भी जेडीयू जहां कहीं रहे वहीं वोट दे दे। ऐसा संभव है कि दिल्ली में जब जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे। हो सकता है उसको आरजेडी पसंद न हो, लेकिन केजरीवाल पसंद हो। इसी नाते तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी हैं और इन सभी पार्टियों ने जो कुछ भी वोट काटा है वो किसका काटा है? आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इन्हीं का वोट कम हुआ है। इसी आधार पर, इसी बात को देखते हुए चुनाव से पहले जब बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तो जहां मोदी विरोधी यानी भाजपा विरोधी यूट्यूब चैनल चलाने वाले तमाम पत्रकारों ने यह घोषणा कर दी थी कि अब बीजेपी और जेडीयू में दरार आ गई, मैंने कहा था कि नहीं, यह आम आदमी पार्टी के वोटरों को दूसरी तरफ ले जाने का एक तरीका है। तो एक बात तो यह है कि कोई भी 2 पार्टी अगर किसी एक राज्य में मिलकर कार्य कर रही है और दूसरे राज्य में अलग होकर के वह चुनाव लड़ रही है, तो इससे यह मत मान लीजिए कि वे दोनों अलग हो रही हैं। संभव है कि उस अन्य राज्य में वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रही हो। जैसा कि जेडीयू और बीजेपी के एक दूसरे के साथ गलबहियां करने, कहां? बिहार में, जहां इन दोनों के हटते ही सरकार गिर जाएगी, और दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ने से साबित है, क्योंकि वहां जेडीयू ने आम आदमी पार्टी का 1% वोट काट दिया है। अब दोस्तों, दूसरी बात पर चलते हैं कि कांग्रेस, जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रमुख नेतृत्व करने वाला दल था, वह अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तो शामिल नहीं हुआ, बाहर से घोषणा किया, लेकिन दिल्ली में तो अपने इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए न केवल चुनाव में उतरे, बल्कि उनके खिलाफ खूब तरह तरह के नारे भी उछाले। कांग्रेस को इस बार 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक वोट मिला है और इस नाते कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के समर्थक या अन्य राजनीतिक विश्लेषक लोग यह मानने लगे हैं कि क्षेत्रीय दलों के उदय से ही कांग्रेस कमजोर हुई है।
यानी कि क्षेत्रीय दलों का गिरना कांग्रेस के उदय के लिए जरूरी है। तो अब अगला सवाल बनता है कि क्या बिहार में भी कांग्रेस वही कार्य करेगी जैसे कि दिल्ली में किया है, यानी क्या वहां भी क्षेत्रीय दलों से अलग हटकर चुनाव लड़ेगी? तो क्या बिहार में आरजेडी से गठबंधन छोड़कर अलग चुनाव लड़ेगी कांग्रेस 2025 में, या कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ेगी? आखिर क्षेत्रीय दलों का उभरना यदि कांग्रेस के लिए खतरा पैदा किया था, इसी से कमजोर पड़ी थी कांग्रेस, वो साफ दिखाई देता है। तो फिर कांग्रेस उन्हीं क्षेत्रीय दलों के पीछे क्यों खड़ी रही है 2-3 दशकों तक? क्या कांग्रेस से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या कांग्रेस के नेताओं को भी यह समझ में आने लगा है कि जिन्होंने 1990 में कांग्रेस को हटाया था सत्ता से, उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ आज पिछलग्गू बनकर के विगत 30 साल से पड़े हुए हैं और यही इनके कांग्रेस के पीछे जाने का कारण है। अब ये तो रह गई कांग्रेस की बात। क्या क्षेत्रीय दलों के उदय हो जाने, क्या क्षेत्रीय दलों के उगने और कांग्रेस के उनके पीछे हो जाने से ही भाजपा को लाभ मिल गया है? यानी जहां क्षेत्रीय दल मिटेंगे वहां कांग्रेस को यदि लाभ होगा, तो क्षेत्रीय दलों के उगने से भाजपा को लाभ होगा। तो क्या क्षेत्रीय दल या तो कांग्रेस या भाजपा के ही लाभ के लिए मोहरे के रूप में काम आएंगे? ये तमाम नए प्रश्न पैदा हुए हैं दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद। दोस्तों, एक सवाल तो मेरे मन में प्रायः आता है कि जब कांग्रेस के खिलाफ वामसेफ बना था 1984 में, जब बहुजन समाज पार्टी बनी और उसने 85 बनाम 15 का नारा दिया, तो फिर उसके बावजूद भी 1991 में समाजवादी पार्टी क्यों बन गई? वह पार्टी भी उसी फार्मूले पर बनी। क्या इससे बहुजन समाज पार्टी जो 85 के नारे पर बनी थी वह मजबूत हुई या कमजोर हुई? चलिए, पहले बसपा बनी, फिर सपा बन गई, फिर इसके बाद अपना दल बन गई। बसपा में से सोनेलाल पटेल जी निकल करके अपना दल बना लिए उसी 85 के नारे पर। तो क्या ये दल और मजबूत हुए या कमजोर हुए? फिर इसके बाद इन्हीं में से निकल के सुभा सपा बन गई, ओम प्रकाश राजभर जी बना लिए, और ये सबके सब 15 बनाम 85 की बात करते हैं। फिर इसके बाद इसी में से निकल करके निषाद पार्टी बन गई, संजय निषाद की। क्या इससे ये और मजबूत हो गए? फिर अपना दल में से निकलकर अपना दल कृष्णा देवी की बन गई, तो क्या उससे और ज्यादा ये मजबूत हुए? पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल है ही, चौधरी चरण सिंह की, चौधरी अजीत सिंह जी की और चौधरी जयंत की। अब इसके बाद महान दल, न जाने कौन कौन से दल, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, लगभग ये हथेली की सारी उंगलियां हम गिन लेंगे। ये इतने सारे घटक दल बनते चले गए, इसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस कमजोर होती गई, भाजपा मजबूत होती गई। तो क्या कांग्रेस के उदय के लिए क्षेत्रीय दलों का हटना मिटना जरूरी है? क्या ये सारे क्षेत्रीय दल एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है? और क्या ये सारे क्षेत्रीय दल जब एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि फिर ये सब के सब सबका नेता बनने का दावा कैसे करते हैं, किस मुंह से करते हैं? दोस्तों, सब के सब लोग अगर संविधान के संरक्षक हैं, तो इन लोगों से यह भी सवाल बनना चाहिए कि फिर ये लोग जातिवादी धर्मवादी राजनीति कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? जनता से भी सवाल होना चाहिए कि जिस पार्टी का मुखिया, अध्यक्ष, संस्थापक जिस किसी जाति का है, उस पार्टी को उस जात के सारे लोग आमतौर पर वोट क्यों देने लगते हैं? इसी से ठप्पा लगता है कि यह पार्टी इस जात की है। तो क्या यह सवाल फिर नहीं बनता कि अगर हर जात की अपनी अपनी पार्टियां बनेंगी तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और फिर उन्हीं जातियों की पार्टियां ज्यादा ताकतवर होंगी जिन जातियों की संख्या अधिक है। तो जिन जातियों की संख्या कम है, उन जातियों की संख्या अधिक है। किसी एक जाति जिसकी संख्या खुद की कम है, ऐसी जातियां बहुत सारी हैं। तो ये सब जब मिल करके एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सबसे बड़े बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्या भाजपा के सबसे बड़ा दिखने के पीछे का कारण यही है? यह सवाल बनता है जिससे कि हम संविधान के अधीन स्थापित लोकतंत्र के महत्व को समझ सकें। आज मैंने बहुत सारे सवाल करके आपको सोचने के लिए एक विषय दिया है, मौका दिया है। इस पर कमेंट दीजिएगा आप। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं
तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।